अब जिसको लव हुआ उससे ये पूछा जाए कि भाई तुमको इसी से क्यों लव हुआ, और से भी हो सकता था। तो सर क्या आपने कभी बचपन में सोचा होगा कि मैं लोगों की हड्डियां जोड़ूंगा? तो ये जो हड्डियों वाला टेस्ट है ये बाद में डेवलप हुआ है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस ही आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस देगा। पीएच अगर बॉडी का ऊपर गया तो पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाएगा, और नीचे गया तो पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाएगा। तो रिलेटिव का हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन टेबल पे हम उसको केवल एक पेशेंट की जैसे ही देखते हैं। लेकिन जब सर्जरी का अगर मान लीजिए लास्ट उपाय है यानी एक पेशेंट अगर आप 10 लोगों को लाइन से खड़ा करेंगे और आप उनके पाँव का अलाइनमेंट देखेंगे, आप उनके घुटने के शेप देखेंगे। बॉर्डर मूवी के अंदर जो सनी देओल जी ने जो रोल किया था मेजर शैतान सिंह जी का, अगर वो निभाना पड़े तो मैं जरूर निभाऊंगा। क्योंकि एक डॉक्टर जब डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो डॉक्टर ये सोचता है कि कितनी जल्दी ठीक हो, लेकिन डॉक्टर बनने में समय बहुत लगता है। पहले पढ़ाई करो, उसके बाद एमबीबीएस होगी, एमबीबीएस के बाद पीजी होगी, पीजी में क्या सब्जेक्ट लेंगे कि किस तरह का हमें काम करना है। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल, जो राजस्थान के माने हुए जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हैं। खाली राजस्थान नहीं, राजस्थान से बाहर के भी इनके पास पेशेंट्स आते हैं। यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, एमपी है, काफ़ी जगह से पेशेंट्स आते हैं। इनके हमने 2 वीडियो पहले बनाए थे, क्योंकि इनकी महारत अगर बात करें तो 2 चीज़ों में इनकी महारत है, एक तो नी में और एक हिप में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 2 बार अपन पहले मिले हैं। वार्तालाप में कुछ सवालों का जवाब मिला होगा, कुछ का नहीं मिला होगा। आज प्रयास करेंगे कि कुछ अनछुए पहलुओं को भी छुआ जाए, ताकि आप लोगों को एक पूरा संदेश हम दे सकें। डॉक्टर साहब, जब आपने एमबीबीएस की थी तो पीजी जब आप करने गए होंगे कि आपने पीजी का एग्जाम दिया होगा कि मुझे पीजी करनी, तो सर ये हड्डियों वाला मामला क्यों चुन लिया और नी का और हिप का? ऑर्थोपेडिक्स में कैसे आ गए? कुछ बार क्या होता है कि चीजें कुछ तो हमारी डेस्टिनी मूव करती है, और अब ये ऐसा होता है ना जैसे एक लव एट फर्स्ट साइट। अब जिसको लव हुआ उससे ये पूछा जाए कि भाई तुमको इसी से क्यों लव हुआ, और से भी हो सकता था। लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि जब मैं ऑर्थोपेडिक्स में जब मेरी पोस्टिंग लगती थी तो मेरे लिए वो लव एट फर्स्ट साइट था कि भाई मुझे तो इसी ब्रांच के अंदर करना है। तो आप शायद मानेंगे या नहीं, मैं राजस्थान में मैंने टॉप किया था प्री पीजी एग्जाम में, और मेरे पास में तमाम ब्रांचेस खुली थी। मैं कोई सी भी ब्रांच ले सकता था, लेकिन मैं राजस्थान में सबसे ऊंची रैंक पे ऑर्थोपेडिक्स उठाने वाला सन 2000 के अंदर पहला व्यक्ति था, सबसे ऊंची रैंक पे। तो सर क्या आपने कभी बचपन में सोचा होगा कि मैं लोगों की हड्डियां जोड़ूंगा? बचपन में ये सोचना कि हड्डियां जोड़ूंगा ये तो नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो जब बचपन थे तो शायद बहुत ज्यादा प्लानिंग भी नहीं थी। और क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है, तो हमारे यहाँ पे पढ़ने का ज्यादा रिवाज नहीं था। तो बचपन में तो एक यही सोचना कि डॉक्टर बन जाऊं, शायद वही बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो हड्डियों वाला टेस्ट है ये बाद में डेवलप हुआ है। लेकिन डॉक्टर बन जाऊंगा ये टेस्ट मेरा स्कूल डेज में डेवलप हो गया था। आपकी जो डेली लाइफ होती है सर, एक सर्जन के लिए सर वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस हम सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस ही आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस देगा। अगर आपने अपना वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं, ये वर्क लाइफ बैलेंस हमारे बॉडी में जैसे पीएच होता है ना, पीएच हैज टू बी केप्ट एट सम रेंज। पीएच अगर बॉडी का ऊपर गया तो पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाएगा, और नीचे गया तो पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज लाइक पीएच ऑफ आवर बॉडी। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली अथवा अलग अलग हिस्सों से आ सकती है, जिन्हें बाद में आपको टैकल करने में परेशानी होगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आपके परिवार के संग आप समय स्पेंड करें, आप अपने दोस्तों के संग समय स्पेंड जरूर करें, और ऑफ कोर्स काम तो बहुत मन लगा के करना ही है, 8 से 10 घंटे पर डे जो हम सब करते ही हैं। सर डेली लाइफ में आपने अपने जो रिलेटिव्स हैं सर, जब उनका आप ऑपरेशन करते हैं नी का या हिप का,
सर कैसा महसूस करते हैं? आप खुद करते हैं या दूसरे से करवाते हैं? तो देखिए, अगर पेशेंट मेरे पास में आया है, अगर वो रिलेटिव भी है या रिलेटिव नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास आया है तो डेफिनेटली वो मुझसे ऑपरेशन कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम किसी और को तो करवाने दें ये तो सवाल ही नहीं उठता। सर्जरी तो हमें खुद ही को करनी जरूरी है। और इनफैक्ट अगर रिलेटिव है तो हम, और वैसे तो सभी मरीज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन रिलेटिव होता है तो हम और थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि कुछ पीछे के बंधन भी होते हैं। तो जब रिलेटिव का हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन टेबल पे हम उसको केवल एक पेशेंट की जैसे ही देखते हैं, क्योंकि एक पेशेंट में मुझे 100% देना है। अब वो 100% चाहे वो रिलेटिव हो या रिलेटिव नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे को अपना 100% देना आवश्यक है। सर आप तनाव में भी रहते होंगे, दबाव में भी रहते होंगे। सर क्या होता है कि जब आदमी तनाव और दबाव में रहता है तो कई चीजें होती हैं, योग का करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। तो अब मैं इसका जवाब आपको दूसरे तरह से दूंगा कि आप तनाव की जगह आप ये कहें आप योगा कर लो, आप म्यूजिक सुन लो, तो आप तनाव या दबाव में रहोगे ही क्यों? तो अब इसका यही है कि मैं एक्चुअली, मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा तनाव या दबाव लेने की नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ मेरी मदर की शिक्षा रही, और कुछ मैं ये मानता हूं कि हम लोग जो भी चीज, हम जिस संसार में जी रहे हैं वो सब असत है और हमें सत्य की तलाश करनी चाहिए। तो अगर हम उस तरीके से लाइफ को देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा कुछ चीजों के पीछे भागें, तो वो चीजों से हमें तनाव भी मिलेगा, दबाव भी मिलेगा, और अल्टीमेटली हम उस चीज की तरफ जाएंगे जो सत्य ही नहीं है। तो आपको क्या मिला? जीरो। तो एट सम जंक्शन जब ये चीज आपके समझ में आने लग जाएगी तो आपका तनाव और दबाव दोनों छूमंतर हो जाएगा। सर अब आते हैं मेन पे, सर्जरी पे। सर आम आदमी को कैसे पता लगे कि उसे ना नी की या हिप की सर्जरी की जरूरत है? तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि लेट द पेशेंट बाय टाइम बिफोर ही गेट्स द सर्जरी। यानी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके पास में घुटने और कूल्हे के दर्द का पेशेंट आया जिसने आपको ये कहा कि मेरे को महीने, 2 महीने, 3 महीने से दर्द है और हम उसको सर्जरी करें। जब पेशेंट घुटने का अथवा कूल्हे के दर्द का आता है तो उसकी हिस्ट्री होती है, वो सालों में रन करती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और इस दौरान उसकी परेशानियां में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यानी जितनी पहले थी उससे ज्यादा बढ़ी, उसको दर्द की दवाइयों की जरूरत बढ़ जाती है, या उसको पाँव में लंगड़ाहट वगैरह या ऐसा कोई सिम्टम होता है जो हमें पता लग जाता है कि इरिवर्सिबल है। तो एक बार जब चेंजेस इरिवर्सिबल फेज में चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली सर्जरी ही एकमात्र उपाय बचता है। लेकिन जब सर्जरी का अगर मान लीजिए लास्ट उपाय है तो इस सोच को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लास्ट ऑप्शन अगर सर्जरी है तो। हाँ, तो अब आपको ऐसा समझना होगा कि जब हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये लास्ट उपाय है, तो सर्जरी अगर लास्ट उपाय है और पेशेंट हमारे पास में उस स्टेज पे आया है। देखिए, साइंस एक्चुअली, साइंस और आर्ट्स एक अलग दिशा में घूमती है। साइंस घूमती है आपके वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किए हुए उपायों पे। यानी हम लोग जब पेशेंट का एक्सरे करते हैं या हम लोग पेशेंट की कोई एमआरआई या कोई भी जांच करते हैं तो उसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो हम उस ग्रेड के बेस पे पहले निर्धारण करते हैं, हाँ भाई ये ग्रेड 4 का डिजीज है क्या। अब अगर ग्रेड 4 का डिजीज है तो इसका मतलब उसमें सर्जरी का रास्ता खुल गया। फिर हम पेशेंट की बात सुनते हैं और पेशेंट की बात से हम ये अंदाजा लगाते हैं भाई इसको अब और कोई उपाय नहीं है, जो भी उपाय हम कर सकते थे ऑपरेशन से पूर्व वो सब ये पेशेंट कर चुका है और ये पीड़ित है काफी समय से। जब इन सब चीजों को हम समग्र रूप में देखते हैं तब हम सर्जरी का डिसीजन लेते हैं। तो डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन है, लेकिन जब ये ऑप्शन आ गया तो फिर यही ऑप्शन बचता है और हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। आजकल सर युवाओं में नी पेन काफी बढ़ रहा है, क्या लाइफस्टाइल जिम्मेदार इसके लिए? यस, तो युवाओं में नी पेन बढ़ने के पीछे कई चीजें हैं जो जिम्मेदार है। नंबर 1 इज देयर लाइफ स्टाइल, नंबर 2 इज लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड नंबर 3 इज ओबेसिटी। यानी आज आप देखेंगे तो मैं इवन स्कूल के बच्चे होते हैं जिनका जो मात्र 17-18 वर्ष के होते हैं और उनका मैं वजन देखता हूं तो 85 kg, 90 kg, वो सब इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कम है, वो या तो क्लास में बैठते हैं या अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं या फिर वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं और जंक फूड काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का कॉम्बिनेशन है कि हमारी लाइफ स्टाइल, कुछ जीन्स है और कुछ ओबेसिटी, जिसकी वजह से घुटनों का दर्द युवाओं में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है
और इसको हमें कंट्रोल करने के लिए यही समय है जब बड़े स्तर पे कदम उठाए जाने चाहिए। सर जब ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हो गई, सर रिकवरी का प्रोसेस क्या है? क्या मरीज जल्दी ठीक हो जाता है? हाँ, अगर मैं अपनी जर्नी देखता हूँ पिछले 20 वर्षों की, यानी 2005 के बाद जब मैंने जयपुर में ये ऑपरेशन चालू किए और अब 2025 आ गया है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सी चेंज मैं रिकवरी और टेक्नोलॉजी के यूज में देखता हूँ। तो उस वक्त मुझे याद है कि 2006 में मेरे पेशेंट थे, हम उनका दोनों घुटनों की बीमारी होती थी, लेकिन हम एक बार में एक घुटना करते थे और पेशेंट को पूरे 15 दिन के लिए भर्ती करते थे, यानी 15 डेज आईपीडी, 15 दिन तक पेशेंट भर्ती रहेगा। अब वहां से अगर मैं अब का सफर देख रहा हूं तो पेशेंट आता है, 2 दिन के लिए मात्र हम उसे भर्ती करते हैं और दोनों घुटने का ऑपरेशन करके चला फिरा के डे टू डे एक्टिविटीज करवा के भेज देते हैं। शायद साइंस की ये तरक्की है, हमारा अनुभव बढ़ा है या हमारी समझ बढ़ी है, लेकिन मैं ये मानता हूं ये इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है। सर ये जो टेक्नोलॉजी है कितनी मदद करती, क्या रोबोटिक सर्जरी गेम चेंजर है? मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि सर्जन के अनुभव का तो कोई सानी नहीं है, यानी एक सर्जन अनुभवी होना जरूरी है। आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी भले ही चला सकते हैं, लेकिन आपको गियर वाली गाड़ी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि वन फाइन डे यू विल लैंड अप इन अ सिचुएशन जब आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काम नहीं कर रहा है। उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? तो इसलिए सर्जन के अनुभव का या स्किल्स का कोई सानी नहीं है, दुनिया का कोई रोबोट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि फिर रोबोट क्यों? तो देखिए, रोबोट एक आप ऐसा समझिए कि जैसे जैसे सर्जरी के बारे में समझ बढ़े जा रही है, हम ये चीज नोट करते हैं कि एक तो सभी पेशेंट्स का हड्डियों की शेप डिफरेंट होती है, यानी एक पेशेंट अगर आप 10 लोगों को लाइन से खड़ा करेंगे और आप उनके पाँव का अलाइनमेंट देखेंगे, आप उनके घुटने के शेप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उन 10 के 10 लोगों के एंगल्स डिफरेंट है, उन 10 के 10 लोगों की बनावट और हड्डियों की शेप ये सब डिफरेंट है। तो अब जैसे जैसे हमारे पास में रोबोट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे पास डाटा इकट्ठा हो रहा है, तो हम लोग उनको एक नेचुरल नी अलाइनमेंट देने की कोशिश में रहते हैं कि वो अलाइनमेंट जो इनको शायद नेचर ने दिया होगा, और उस अलाइनमेंट को मिलाने की कोशिश करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर रोबोट का रोल अहम हो जाता है। उसकी वजह से हम लोग जो नेचुरल अलाइनमेंट दे पाते हैं, तो पेशेंट्स की रिकवरी डेफिनेटली पहले के मुकाबले और ज्यादा फास्ट होती है। हालांकि रोबोट के कंप्लीट यूज को और लॉन्ग टर्म डाटा को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इनिशियल जो परिणाम है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। सर घुटनों और कूल्हों को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए 3 आसान टिप्स बताइए। तो मैं आपको 3 आसान टिप्स बताता हूं जो हर पेशेंट को करनी चाहिए। नियमित व्यायाम, सावधानियां और अपने वजन का नियंत्रण। अगर आप ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, नियमित व्यायाम मतलब एक बार व्यायाम चालू किया है तो जिंदगी भर चलेगा, सुबह शाम चलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि साहब आज व्यायाम कर लिया फिर 15 दिन की छुट्टी कर ली। दूसरा, सावधानियां, तो अवॉइड द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व विग्रस थंपिंग, विग्रस रनिंग, जंपिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज, या फिर उकड़ू बैठना, अनावश्यक रूप से बार बार उकड़ू बैठना, वो भी तब जब आपके घुटनों में दर्द है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके घुटनों के ऊपर इंपैक्ट पैदा करे वो आपको नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, जैसा मैंने अभी अभी बताया, वेट कंट्रोल, यानी अपने वजन का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने वजन का नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर आपके घुटने एक बहुत ही कम एज के अंदर दर्द करने लग जाएंगे। बुजुर्ग ना सर सर्जरी के नाम से डरते हैं, क्या डरना वाजिब है? अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं ऐसा कहूंगा कि कल अगर मुझे अपने ही परिवार में किसी का ऑपरेशन कराना पड़े तो क्या मैं डरूंगा? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मैं डरूंगा। मैं क्यों नहीं डरूं? डरना वाजिब है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपको डर लगे तो क्या चीज आपकी हेल्प करेगी? आपका कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर। तो ये बहुत आवश्यक है कि डरना एक आम अनुभूति है। हम सभी लोग इंसान हैं, हमें डरने का भी अधिकार है। जैसे हम सब लोग कहते हैं निडर रहिए, तो निडर रहना भी एक तरीका है, तो डरना कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए हमारे डॉक्टर के संग। तो जो भी डॉक्टर है उनके संग आप 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, उनसे बात कीजिए। सर्जरी के क्या परिणाम हो सकते हैं, अच्छा होने पे क्या और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सब चीजें आप समझिए। आज सभी तरह की गणना हमारे पास परसेंटेज के अंदर मौजूद है। हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट इतने % आएगा, कॉम्प्लिकेशन का ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है कि आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे। तो ये पॉइंट को आप जब समझेंगे, और दूसरा, जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन हो चुका है
उन पेशेंट्स के संग भी आप थोड़ा समय निकालिए, उनके संग बैठिए। तो ये 2 चीजें ऐसी है जो आपके उस डर को डेफिनेटली कम कर देगी, जो बहुत आवश्यक है। सर इस फील्ड में क्या और नई तकनीकें आ रही हैं लगातार? बिल्कुल आ रही है साहब। अब जैसा आपने अभी बताया कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा अब घुटनों के अंदर और भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। और वो टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है, एक तो घुटनों के जो इम्प्लांट्स है इनके अंदर लगातार विकास हो रहे हैं, और वो विकास इस तरीके से हो रहे हैं कि हर 2-3 साल में हमारे पास में कुछ नई टेक्नोलॉजी के नीज आ जाते हैं। जैसे अभी तक घुटनों के जो जोड़ थे वो सीमेंटेड जोड़ होते थे। कूल्हे के जोड़ सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड दोनों उपलब्ध थे, लेकिन अब भारत के अंदर नॉन सीमेंटेड जोड़ भी अब कंपनीज बनाने लग गई है, और इंडिया में अब वो अवेलेबल हो गए हैं अथवा थोड़े ही समय में हो जाएंगे। तो डेफिनेटली नॉन सीमेंटेड जोड़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो पेशेंट्स को मिलेंगे। दूसरे कुछ और भी नए डिजाइन और नई तरह के मेटल्स, नई तरह की टेक्नोलॉजी के नीज जो अब फील्ड में आ रहे हैं। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि वो जोड़ जो 20 वर्ष तक आराम से चल सकता है, वो 25 अथवा 30 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि अगर एक यंगर एज ग्रुप के पेशेंट ने भी ऑपरेशन कराया है तो वह बिना रिवीजन सर्जरी के अपनी पूरी लाइफ निकाल पाए। इस तरफ विज्ञान और उसके जो भी हमारे आविष्कार हैं वो उस तरफ प्रयासरत हैं। सर कोई ऐसा केस जो आज तक आपने किया और जो आपके दिल को छुआ? सर्जरी मेरा पैशन है, तो मैं जब ओटी से बाहर निकलता हूं तो शायद मैं सबसे ज्यादा हैप्पी उसी वक्त होता हूं। तो आप ऐसा मानिए कि मेरा हर केस ही मुझे हैप्पीनेस देता है, बिकॉज आई लव इट, इट्स माय पैशन एंड आई ऑलवेज कीप लविंग इट। तो लेकिन हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो शायद दिल को छू जाते हैं। और मतलब मेरे एक पेशेंट हैं, तो उनका मैंने ऑपरेट किया था। ये बात है जब आज से करीब 10-12 वर्ष पहले की। तो उन्होंने फिर जब सर्जरी करके वो घर चले गए, वो ठीक हो गए, तो उन्होंने मेरे को मेरी बर्थडे पे एक पोस्ट कार्ड पे, क्योंकि वो ग्रामीण आंचल से आए थे, तो पोस्ट कार्ड पे उन्होंने मेरे को एक बहुत ही अच्छी कविता लिख के भेजी। वो कविता आज भी मेरे पास है, मैं कभी हो सका तो आप लोगों के संग शेयर करूंगा। तो उन्होंने मेरे को वो कविता बहुत ही प्यारी कविता उन्होंने मेरे को लिख के भेजी, जिसको पढ़ के मुझे लगा कि शायद यही चीज़ है जो मुझे अचीव करनी थी, और शायद इसमें भगवान ने मुझे हेल्प की है कि मैं ये कर पाया। कविता तो सुनेंगे सर। सर एक अभी भी कई लोग अपनी हड्डियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके लिए कोई क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, मैसेज तो बहुत स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी काम हम नहीं करें जो आपके हड्डियों को अथवा आपके जोड़ों को नष्ट कर सकता हो। जैसे अभी एक वजन पे अपन बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। खास तौर से जैसे सनलाइट का महत्व है हमारी लाइफ में, कि सनलाइट इसलिए क्योंकि विटामिन डी का महत्व है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो अगर हम लोग एसी के लाइफ स्टाइल पे रहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि सुबह जब सूरज उगता है 7-7:30 बजे, उस वक्त आधे घंटे के लिए कम से कम हम कोई भी स्लीवलेस शर्ट पहन के थोड़ा सा सनलाइट अपने बॉडी को दें। तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत ही आम चीज़ होती है जो अक्सर मैं युवाओं को करते देखता हूँ, कुछ चैलेंजिंग या कुछ इस तरह के रिस्की स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ ऐसे स्टंट कर रहे होते हैं, या इन दिनों जो एक चल रहा है रील और ये बनाने का फैशन, कि लोग बहुत ही रिस्क लेकर के इस रील्स और ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो वहाँ पे उन पे एक्सीडेंट होने के अथवा उनको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब नहीं हो, ये हमें ज़रूर इसके लिए उनको आगाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पे आप अपनी लाइफ के संग और अपने परिवार के संग खास तौर से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये नहीं करें। सर जब आप शादी ब्याह में जाते हैं, अपने परिवार में जाते हैं, तो आपके रिश्तेदार आपसे क्या सवाल पूछते हैं? तो क्योंकि आप भाई जो जोड़ों का डॉक्टर है, उससे क्या पूछते होंगे सर? तो देखिए, रिश्तेदार हमसे इसको एक्चुअली ये एक बहुत ही मैं अपने लिए एक बहुत ही एडवांटेजियस सिचुएशन की जैसे इसको कैलकुलेट करता हूँ। आप ऐसा समझिए कि आपके परिवार में 4 या 5 लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन में। अब सपोज कीजिए कि एक कोई व्यक्ति पुलिस में हो सकता है, एक कोई व्यक्ति है वो कोई सीए या कुछ हो सकता है, एक कोई इंजीनियर हो सकता है। तो आप ऐसा समझिए कि आज डे टू डे लाइफ के अंदर शायद एक इंजीनियर या एक सीए उतनी मदद नहीं कर सकता जितना एक डॉक्टर कर सकता है। तो ये बात कंफर्म है कि हम कहीं भी जाएं तो वहाँ ऐसा होता है कि लोग हमसे हमारी
हमारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो कुछ बार तो हम उनकी हेल्प कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि वहाँ पे हमारे पास में कोई एक्सरे या इस तरह की कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, तो उनको हमें बुलाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करने में, क्योंकि वो हमारा पेशा है। डॉक्टर साहब से ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर पारिवारिक व्यक्ति भी होता है, परिवार में सारे लोग होते हैं, शौक भी कई होते हैं। सर, नी या हिप कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है? अब इतना अनुभव पिछले कई सालों में इकट्ठा कर लिया है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हमारे पास एरर करने का मार्जिन बेहद कम होता है, तो डेफिनेटली नी इज द डिफिकल्ट जॉब। सर, सुबह की पहली चीज जो आप करते हैं? सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने हाथों को ऐसे रब करके, हाथों को लगा के और फिर 16 बार राम नाम बोलता हूँ। ये मेरा एक बचपन से आदत है, तो अब मदर ने सिखाया करते हैं। सर, एक पिक्चर आई थी टाइम मशीन, सबने देखी थी कि आदमी बहुत पीछे चला जाता। अगर सर अब टाइम मशीन आपको मिलती है तो कौन सा साल आप जीना चाहेंगे? तो मैं अपना मेडिकल कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर का जो साल होता है मेडिकल कॉलेज का लाइफ, वो मैं डेफिनेटली जीना चाहूंगा दोबारा, क्योंकि वो एक समय था जब बहुत ही सीधे साधे भोले बच्चे थे, बदमाशियां करते थे, कोई किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। तो फर्स्ट ईयर ऑफ माय एमबीबीएस प्रोबेबली आई वुड लाइक टू। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है सर? वैसे तो मैं कई स्पोर्ट्स देखता हूँ, लेकिन क्रिकेट में मेरा बहुत ही ज़्यादा शौक है और मैं क्रिकेट को लेकर पैशनेट रहता हूँ, और बचपन से इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ता रहा हूँ। सर, कई बार क्या होता है, बच्चों को किसी चीज़ के लिए खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी मन करता है। ऐसा है कोई आपके कि आपका मन करता है खा लें, लेकिन सब मना करते हैं, या आपका दिल भी मना करता है और मन भी कहता है कि हाँ खा लो? अब आपने पूछा है तो शायद मेरी इच्छा हो जाएगी, लेकिन मेरे को मिल्क केक खाना बहुत पसंद है, जिसको लोग अलवर का मावा बोलते हैं, और पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मिठाई है जो बहुत ही सीड्यूसिंग है। आई लाइक इट वेरी मच। सर, ऑपरेशन थिएटर का आपका सबसे फनी मोमेंट? देखिए, फनी का एक चीज बता देता हूँ कि मेरी वाइफ एनेस्थेटिस्ट है, और ओटी के अंदर वो ही कंट्रोल चलता है साहब, तो वो फनी वनी जो भी है ना, वो उनकी इच्छा से होता है हमारे यहाँ पे। जब वो कहती है भाई अब एक फन है तो फन हो जाता है, नहीं तो नहीं आता है। सर, अगर कोई मूवी बने तो आप कौन सा एक्टर का रोल निभाना चाहेंगे? बॉर्डर मूवी के अंदर जो सनी देओल जी ने जो रोल किया था मेजर शैतान सिंह जी का, अगर वो निभाना पड़े तो मैं जरूर निभाऊंगा, क्योंकि मुझे 2-4 टैंक, पाकिस्तान के 2-4 टैंकों में बम तो डालनी है। ये सबसे बड़ी बात है, हर इंडियन से ही चाहता है कि दुश्मन का नाश हो। सर, दुश्मन का तो नाश होना ही चाहिए सर। अच्छा सर, एक बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहेंगे? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इंसान गलतियों का पुतला है, और बहुत सारी बुरी आदतें हैं, और जब भी अपनी वाइफ के संग जब बैठता हूँ तो मुझे रियलाइज हो जाता है भाई बहुत ही ज्यादा बुरी आदतें हैं, ये सब छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं जो चाहूंगा कि मैं शायद मैं थोड़ा फूडी हूँ, तो डाइटरी हैबिट्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उनको मैं जरूर थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहूंगा। सर, घुटने में बैठ के प्रपोज करना फिजिकली ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। जिंदगी का कोई भी मोमेंट मत छोड़िए, जो जी सकते हो वो लाइफ जी लीजिए, वो लाइफ आपकी एक ही बार आएगी। तो अगर आप प्रपोज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही बार कीजिएगा, सब बार बार करने में कभी कभी खतरा हो जाता है। सर, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं कुछ भी नहीं होता। आप इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि आई बिकम डॉक्टर बाय चॉइस, लेकिन देन इफ आई एम नॉट अ डॉक्टर देन आई एम बिकम जीरो। मेरे पास कुछ भी नहीं था। सर, मरीज का कोई ऐसा सवाल बताइए सर जिसपे आपको हंसी आ जाती है। जब कई बार पेशेंट्स बहुत ही ऐसे फनी क्वेश्चंस पूछते हैं, और आज भी वो कई पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो फेल हो जाती है। तो एक बार तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ 20 सालों से। क्योंकि ऐसा नहीं है, लेकिन शायद वो क्वेश्चन उनका ठीक है, क्योंकि वो होता क्या है, वो अपने समाज में 1 या 2 कोई ऐसा पेशेंट देखते होंगे जिनको कुछ परेशानी हुई हो, तो उनको फिर मुझे बहुत ही टाइम दे करके समझाना पड़ता है। लेकिन मन में जरूर सोचता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी अवेयरनेस की काफी जरूरत है। सर, कभी आपने कोई अपने आप ऊपर एक्सरसाइज या इलाज ट्राई किया है क्या? कौन सा एक्सरसाइज? नहीं, एक्सरसाइज तो डेफिनेटली करते ही हैं। जिससे परेशान हुए हो? एक्सरसाइज तो करते ही हैं। नहीं, कहते हैं देखा था कि किसी से आपने
मतलब एक्सरसाइज की हो? जब मैं बॉम्बे में अपनी फेलोशिप कर रहा था तो जिम में जाते थे, उस वक्त थोड़ा जोश ज़्यादा रहता था। तो एक बार बाजू में हमारे कोई पहलवान जी थे, वो कुछ एक्सरसाइज वेट लेके कर रहे थे, पाँव पे वेट लेके ऊपर नीचे कर रहे थे, तो मैंने भी कर ली। तो मेरे पूरे थाई की मसल्स में ऐसा स्पाज्म आया कि 2 दिन तक मैं यूं झुक करके चला 50 डिग्री। तो मेरे एचओडी थे, वो यूं करके मैं चल रहा था, तो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा, भाई तेरे क्या हो गया? बोले सर अब मैं क्या बताऊं, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, जो हो गया, अब इसमें टाइम लगेगा। तो 5-7 दिन काफी परेशान रहा, लेकिन तब से एक सबक ले लिया कि भैया किसी की कॉपी नहीं करनी, जो आपकी बॉडी की एबिलिटी है वही काम कर लो। डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत बढ़िया बताई, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर आप में खुद में क्षमता है तो आप काम करें, अन्यथा कॉपी करने पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं 2 दिन झुक करके चला। अब 2 दिन झुक के चले, कितनी तकलीफ होगी सर? तकलीफ तो काफी होगी ना। वो पल याद आता होगा? वो पल याद आता है, क्योंकि हम उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुढ़ा आदमी चल रहा है। जबकि उस वक्त मेरी एज 30 वर्ष हुई होगी, 28 से 29 वर्ष थी। सर कभी कोई डॉक्टर बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है तो आपको ये नहीं लगता यार तो मैं भी कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि कई बार जिन लोगों से मैंने सीखा है वो सब इतने बड़े मास्टर्स हैं, शायद मैं उनका 1% भी बन पाया तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर राणावत जो यूएस में है, जिन्होंने इम्प्लांट्स को डिस्कवर किया, वो मेरे टीचर हैं। मैं यूएस में रहा तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर एन.एस. लॉर्ड, डॉक्टर हरीश पेंडे, ये बॉम्बे में हैं और ये भारत के बड़े नाम हैं। ये सब पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाले लोग हैं। तो ये इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, केवल सर्जरी नहीं, लाइफ जीने के तरीके में भी सीखा, रिसर्च के बारे में भी सीखा। तो डेफिनेटली मैं उनका जैसा अगर 1% भी बन पाया तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। डांट मारते थे सर? यस, डांट तो पड़ती थी, डांट पड़ती थी, लेकिन उस डांट के अंदर उनका एक अपनापन होता था और उसका उद्देश्य बहुत पावन होता था कि अगर वो मुझे नहीं डांटते तो शायद हो सकता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाता। तो डांट भी सुनी और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी। अभी भी सुनते हैं सर? गुरु है? हाँ, गुरु है, वो मुझे कभी भी डांट सकते हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि अब जब भी वो मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और हम तो चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन वो हमें गले लगाते हैं तो अच्छा लगता है। तो आई होप कि शायद हम उनके नाम के बराबर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन शायद कुछ अच्छा नाम उनका और बना पाए। डॉक्टर राणा तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, शहर को इनको जानता है। हाँ, वो तो खैर हमारे सुपरस्टार कहते हैं हम तो उन्हें। हाँ, ब्रांड है। ही इज और सुपरस्टार, क्योंकि जो जोड़ हम लोग यूज करते हैं तो वो उनके इन्वेंटर है, मतलब इज ए साइंटिस्ट कम डॉक्टर। तो आज हम जो भी जोड़ पूरे दुनिया में जो भी जोड़ होते हैं तो वो उनके इन्वेंटर है। तो डेफिनेटली ही इज ए सुपरस्टार ऑफ आवर फील्ड। सर कभी कभी नेताओं का, इनका अधिकारियों का दबाव पड़ता है कि जल्दी से ऑपरेशन करो हमारा? नहीं, तो दबाव लेने की आदत तो मेरी नहीं है, लेकिन यह जरूर होता है कि कुछ लोग अगर कॉल करते भी हैं तो अगर संभव होता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं, और अगर संभव नहीं होता तो फिर हम उनको विनम्रता से मना कर देते हैं। यानी वहीं ऊपर का ऊपर ही चलता रहते हैं, भैया ठीक है हो जाएगा। हाँ, मतलब ठीक है, विनम्रता से अगर किसी को मना करना है तो वो समझ भी जाता है, लेकिन उसका कोई कारण होना चाहिए। हाँ, बिना कारण के हाँ, उसका कोई कारण होना चाहिए। सर आपका एम क्या है? ये तो चलिए आप आज एक ब्रांड बन चुके हैं, नी की बात करें या हिप की बात करें, जोड़ प्रत्यारोपण में बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं, लेकिन सर एक सोच होती है आदमी की मैं ये करूं। तो देखिए, डेफिनेटली एक एम तो यह है कि आगे बढ़ के हम और पेशेंट्स के लिए इन आवर फील्ड, यानी जो हमारा चिकित्सा का जो एक दायित्व भी होता है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें कि वो सिर्फ किसी एक पेशेंट के लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए लाभदायक हो। और दूसरा, हम अपनी लाइफ को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेवा से संबंधित भावना भी हमारी ज़्यादा बलवती होनी चाहिए और वो बढ़नी चाहिए आगे। तो उस दिशा के अंदर भी आगे बढ़ना है। और जोड़ प्रत्यारोपण के अंदर रिसर्च जो हम कर सकते हैं, एक बेटर से बेटर रिसर्च, उसके अंदर भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब स्पिरिचुअल तो आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो पहले धरती माता को चरण स्पर्श करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करते हैं। ये सर पूजा कितनी देर करते होंगे? तो जब भी ये एक नियम है डेली का, और स्नान वगैरह के पश्चात 15 से 20 मिनट समय एक रहता है मेरा पूजा में। यानी भगवान को हाँ याद किया जाए, अथवा कोई भी जो किताबें हैं, गीता हुई, भागवत हुई, रामायण जी जो भी है, तो वो सब एक पढ़ने का एक आदत है जो बचपन से निभा रहे हैं एक्चुअली।
तो चल रहा है। मैंने सुना था सर आप ओटी में भी जाते हैं तो बिना भगवान का नाम लिए एंटर नहीं करते हैं। वो तो करना भी चाहिए, हम सबको भगवान हमारे साथ तभी रहेगा जब हम उसको याद करेंगे, तो डेफिनेटली याद करना चाहिए। ही इज द सुप्रीम पावर, तो डेफिनेटली याद करना ही चाहिए। मरीज को आप ठीक करते हैं भगवान? भगवान ही करते हैं, हम सिर्फ निमित्त है करना। फेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय डॉक्टर, फेट वही होगा जो भगवान चाहता है, हम सिर्फ निमित्त है। हम केवल उसके ठीक होने की जर्नी में सिर्फ एक सारथी का हमारा रोल होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए सर, मुझे लगता है कि इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा, आपने हमें काफी समय दे दिया, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और आपने कहा कि भगवान आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है और ऊर्जा देता है, तो आप हमेशा ऐसे ही आते रहिए, कुछ पल निकालेंगे, कुछ अपने देखने वालों के लिए, कुछ आपके संग, और जिंदगी ऐसे ही निकलेगी। चलिए, भगवान करे आपको ऊपर वाला, कहते हैं आपके हाथों में नेमत तो है ही है, और उसे कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया, जस आपके हाथ में बना रहे। धन्यवाद नमस्कार सर, नमस्कार।